हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एंजल वन लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे। इसका डिटेल रिसर्च और एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। एंड ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज, लर्निंग और एजुकेशन के लिए है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब चलिए यहाँ पर उससे पहले डिस्क्लोजर कि दिस इज पार्ट ऑफ माय लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो एज वेल। सो आज इसको देखने वाले हैं कि यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ सकती है, क्या हो सकता है, उसको समझेंगे। जैसा आपको चार्ट पे नजर आ रहा होगा, दिस इज द वीकली चार्ट। स्टॉक इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस जोन और इस वेव के अंदर काफी टाइम से जो है वो अटका पड़ा है। सिंस लास्ट 6 मंथ ये यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। सबसे पहले ये समझो, हम इस बेसिस पे चल रहे हैं कि किसी को एंजल वन के बिजनेस मॉडल के बारे में ज्यादा नहीं पता है। तो समझो, ये कैश टर्नओवर मार्केट शेयर में दिसंबर तक का हमारे पास डाटा है, 18% मार्केट शेयर रखता है। अगर कमोडिटी टर्नओवर मार्केट शेयर देखा जाए तो दिसंबर 2025 तक 53% का मार्केट शेयर अभी तक इसके पास है। दैट मींस एक बहुत अच्छा मार्केट शेयर कंपनी लेकर बैठी है। इक्विटी रिटेल टर्नओवर में 20% से ऊपर का मार्केट शेयर है एंड F&O टर्नओवर में लगभग 21-22% जो है मार्केट शेयर कंट्रीब्यूट करता है। अब यहां पर एसटीटी बढ़ने की वजह से इसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या नहीं, सब देखने वाले हैं। नंबर ऑफ अकाउंट में लगभग 15% मार्केट शेयर रखती है, मतलब 100 डीमेट है तो 15 इसके हैं। एंड अब पैसे कैसे कमाती है भाई, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आओ, आपको इजी दिखेगा। इसको सेट कर दिया, यस। यहां पे देखो तो रिवेन्यू का ब्रेकअप है प्रोडक्ट वाइज। ब्रोकिंग बिजनेस से लगभग 60% की कंपनी की रिवेन्यू, यानी ज्यादातर रिवेन्यू ब्रोकिंग से ही आती है। इसके अलावा इंटरेस्ट से 32% रिवेन्यू है। इंटरेस्ट अलग अलग तरीके से कंपनी कमाती है। डिपॉजिटरी से लगभग 4% जब आप शेयर बेचते हो तब उसका, और डिस्ट्रीब्यूशन से लगभग 3% की रिवेन्यू कंपनी लेकर आ रही है। अब यहां पर इसको देखो, ब्रोकिंग में रिवेन्यू कहां से आती है, तो 60% ब्रोकिंग रिवेन्यू था 100 रुपए में से, और उसका 77% F&O से आता है। यानी इनकी मेजर डिपेंडेंसी जो है वो F&O बिजनेस पे है, 77% की। कैश मार्केट में ज्यादा ब्रोकरेज ये नहीं लगा सकते, ना ही इन पे लगती है कंपटीशन की वजह से। 14% की रिवेन्यू है टोटल। यानी मान लीजिए ये कंपनी 100 रुपए टोटल कमाती है, ठीक है। अब 100 में से 60 रुपए इसने कमाए ब्रोकिंग बिजनेस से। अब इस 60 का 77%, लगभग मैं कह लेता हूं 45 रुपए 45 वो F&O से आते हैं। और इस 60 का लगभग 14%, इस 60 का 14% कितना हो गया, लगभग आप कह सकते हैं कि 8 रुपए के आसपास। हम कहते हैं 8 रुपए के आसपास ये जो रिवेन्यू है, ये 8 रुपए की रिवेन्यू कहां से आती है, ये 8 रुपए की रिवेन्यू आ रही है कैश सेगमेंट से। कमोडिटी से 9% की रिवेन्यू है, तो लगभग आप कह सकते हो 5 रुपए की रिवेन्यू जो है यहां से आती है। सो ये पूरा हमारा ब्रेकअप है, 45, 8 और 5, ये इस तरीके से एक ब्रेकअप जो है वो यहां पे हमें मिल रहा है। तो ऐसे कंपनी पैसा कमा रही है ब्रोकिंग बिजनेस का। आगे चलो, यानी F&O पे अगर कुछ भी दिक्कत आए तो इस कंपनी के बिजनेस को दिक्कत है। यहां पे क्लाइंट ब्रेकअप, डायरेक्ट क्लाइंट है 77% और एपी के थ्रू, एपी यानी ऑथराइज पार्टनर्स, वहां से लगभग 23% का बिजनेस ये लेके आते हैं। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे, देन टेक्निकल देखेंगे, पता करेंगे रिवर्सल की तैयारी है या नहीं है। वैल्यूएशन वाइज मार्केट कैप अभी 25,000 करोड़ की है, जो एक टाइम पे 40,000 करोड़ से भी ऊपर की थी, मुझे याद है अच्छे से, बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है तो मुझे याद होना ही है। स्टॉक का पी अभी 32 का है। आरओसी आरओई देखते हुए पी अच्छा है, लेकिन यही पी अभी 20 के आसपास था, तो अब थोड़ा सा पी बढ़ गया है। वो क्यों बढ़ा है उसकी हम बात करेंगे। प्रमोट होल्डिंग कम है और डेट टू इक्विटी कंपनी के ऊपर ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। प्रॉफिट ग्रोथ खराब रही है। मार्केट कैप टू सेल्स ओके है, अगर ये 3 पे मिलती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन 5 पे मिल रही है तो भी ठीक है, खराब नहीं कह सकते, ओवरऑल गुड है। यहां पे पैग रेशियो 1 से ऊपर का है। आगे चलते हैं, व्हाट अबाउट द एवरेज पी रेशियो, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे आ जाओ। मीडियन पी रेशियो पिछले 5 साल का जो मेरे पास डाटा है वो 20 का है, ओके। और अभी कुछ टाइम पहले तक यहां पर इसकी 20 के आसपास ही पी रेशियो पे अवेलेबल था। अभी कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए और शेयर प्राइस जो है वो खड़ा है, तो इसलिए उसी पी की तरफ जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 10 साल का एवरेज पी रेशियो देखना। सो दिस वाज द हाईएस्ट पी रेशियो जो कि 2021 में लगा था। मैं यहाँ पे वापस कर्सर लगा देता हूँ। ये देखो 36 का पी था जब ईपीएस 45 रुपए का था, और 14 अक्टूबर 2021 का वो था। उसके बाद में मार्केट ने उसको वैल्यूएशंस दिए ही नहीं है। अब आओ यहां पर इसको देखते हैं। इंटरेस्टिंग चीज कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, जो कि काफी अच्छी है, और ब्रोकिंग बिजनेस में सबकी इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी है, लेकिन मार्केट उनको उन वैल्यू के ऊपर जाने नहीं देता है। पता है क्यों? जैसे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आपको दिखाता हूं, ये एंजल वन। यहां पर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हम यहां से लेते हैं, इस साइड आ जाओ भाई, दिस वन, हाँ दिस इज द आईवी, जो कि 3800 रुपए के आसपास है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, और अभी प्राइस चल रहा है 2700 के आसपास। मार्केट इनको वैल्यूएशन देता ही नहीं उसके ऊपर का। क्यों नहीं देता है? उसका रीजन है कि सिक्योरिटीज जो रेगुलेशंस है वो डेली चेंज हो रहे हैं आजकल, तो मार्केट को एक वो रिस्क फैक्टर लगता है, तो इतने वैल्यूएशंस इनको मिलते नहीं है। आप कोई भी देखो, ज्यादातर कंपनी जो है वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रही है या उसके आसपास। आप चाहे ग्रो को देख लो,
आप चाहे मोतीलाल ओसवाल को देख लो, ये उसके आसपास ही ट्रेड कर रही है। आप 361 को देख लो, 361 ऊपर ट्रेड क्यों करती है? क्योंकि वो ब्रोकिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, उसके दूसरे बिजनेसेस हैं। तो जिसकी हैवी डिपेंडेंसी ब्रोकरेज पे है उसको ये वैल्यूएशन नहीं मिलेंगे। आगे देखो नुवामा के ऊपर वो दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ब्रोकिंग पे डिपेंडेंट नहीं है। IIFL कैपिटल, ये देखो उसके आसपास ट्रेड करती है। आप आनंद राठी को देख लो, यहां पर उसके आसपास ट्रेड करती है। क्योंकि जिनकी हैवी डिपेंडेंसी ब्रोकर के ऊपर है, सॉरी ब्रोकिंग बिजनेस के ऊपर है, उनको मार्केट जो है वैल्यूएशन ढूंढने में थोड़ा हिचकता है और इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे रखता है। ये मैंने पिछले कई सालों में देखा है। आगे चलिए रिजल्ट्स के ऊपर आते हैं। यहां पर अब देखते हैं कि इसमें रिजल्ट्स क्या बोल रहे हैं और आगे की तैयारियां क्या है। तो रिजल्ट्स में अगर देखा जाए दिसंबर 2024 के रिजल्ट से दिसंबर 25 के रिजल्ट्स रिवेन्यू टर्म्स में तो अच्छे हैं, और यहां पर मार्जिन्स के टर्म्स में देखा जाए तो मार्जिन्स के टर्म्स में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज गुड। अगर ओवरऑल देखूं तो पिछले 5 क्वार्टर में बेस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है, डिस्पाइट ऑफ सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द F&O। लेकिन अब फरवरी के अंदर वापस से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एसटीटी बढ़ा दिया, तो इसकी रेवेन्यू पे क्या इंपैक्ट होगा वो देखने वाली बात होगी। आगे चलते हैं, व्हाट अबाउट नेट प्रॉफिट्स। तो नेट प्रॉफिट को अगर देखोगे तो 281 करोड़ से 269 करोड़ रहेगा। द रीजन इज ये क्या है भाई? इंटरेस्ट। आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट का पेमेंट यहां लगातार बढ़ता जा रहा है और इंटरेस्ट की वजह से यहां पे प्रॉफिट्स के ऊपर सीधा सीधा इंपैक्ट हुआ। फिर भी पिछले 3 क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट है, पिछले 3-4 क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने दिया है। अब आइए आगे चलते हैं। इस रिजल्ट को देख के मुझे एक चीज समझ आ गई कि कंपनी के चैलेंज का टाइम तो है, कंपनी को चैलेंज तो यहां पे मिल रहा है, इससे तो आप मना नहीं कर सकते। व्हाट अबाउट द ईयरली P&L? ईयरली P&L में अगर हम देखें तो यहां पर हमें साफ साफ दिखेगा कि एक रिवेन्यू में सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ है। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ की रिवेन्यू को लास्ट ईयर मार्च से कंपेयर करें तो ड्रॉप हुआ है, और F&O पे रेस्ट्रिक्शंस जब लगे हैं उसके बाद में ड्रॉप जो है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट भी कर रहा है इनके बिजनेसेस को। आप इनके प्रॉफिट्स में भी देखेंगे कि वो चीजें आपको निकल के आ रही है और सामने भी निकल के आ रही है, साफ साफ दिख रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है। अब आओ आगे चलते हैं। यहां पर इसको देखना, हम लोग बात करेंगे इसके ग्रोथ की। तो सेल्स ग्रोथ अच्छी, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, तीनों के लिए थम्स अप, उसमें हमें कोई कंप्लेन भी नहीं है। अब आ जाओ जरा एक बार देख लो इसके शेयर होल्डिंग में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, फिर मैं दिखाऊंगा मैनेजमेंट ने क्या बोला है। तो शेयर होल्डिंग चेंजेस को अगर आप देख लो तो यहां पर प्रमोटर्स ने इधर अपनी क्वांटिटी बेची थी। अब बहुत से लोगों ने, मैंने जब वो वीडियो डाला कर रहे थे नहीं वो शिफ्ट हुई है, अरे बिल्कुल शिफ्ट हुई है। उन्होंने एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में गए हैं, लेकिन उन्होंने प्रमोटर से अपना नाम हटाया। प्रमोटर से नाम हटाने का मतलब है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना। आप उस चीज को समझ के देखो, इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस होती है प्रमोटर्स के ऊपर बहुत सारी, अगर आप पब्लिक में शिफ्ट हो रहे हो तो आपके ऊपर वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्रमोटर ने होल्डिंग बेची ना बेची उसका कोई मतलब नहीं होता, आपने शिफ्ट कर लिया अपना नाम, ये आपको सोचने वाली चीज है। FIIs क्या कर रहे हैं? रिसेंट के क्वार्टर में उन्होंने थोड़ी बहुत होल्डिंग बेची है। व्हाट अबाउट द प्रमोटर्स? प्रमोटर्स ने भी देखो थोड़ी बहुत फिर से यहां पे बेची है। अब वो भले शिफ्ट करे कुछ भी करे, प्रमोटर कैटेगरी से उन्होंने नाम हटाया है। अब DIs ने क्या किया है? एड ऑन किया है, पब्लिक ने यहां पे बेचा है। तो ये अच्छा साइन है कि पब्लिक ने यहां पे बेचा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल अच्छा साइन है, पब्लिक ने बेचा है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हुए हैं, दैट मींस पीपल आर लूजिंग इंटरेस्ट। ओके, सो ऐसे इंटरेस्ट अगर लोगों का कम होगा मार्केट के लिए अच्छा होगा, ध्यान रखना। अब आओ जरा मैनेजमेंट क्या पोर्ट्रे कर रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। मैनेजमेंट ने बोला है कि जो नए F&O के रूल्स थे, अब तो खैर वापस आ गया है हमारा STT वाला, लेकिन हाँ मैनेजमेंट ने बोला है कि उन नए F&O रूल के बाद में हमारा जो ये क्वार्टर है ये एक तरीके से रिकवरी वाला क्वार्टर रहा है, और हमने अपने आप की रिकवरी करने की कोशिश करी है, हर एक सेगमेंट में खुद को आगे लाने की कोशिश करी है। ये उनकी डिटेल जो है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। एक और चीज दिखाऊं आपको, यहां पर देखना ये वाला, दिस वन, ये कहां गया, आ जाओ, ये देखो ये वाला, उन्होंने देखो परफॉर्मेंस ऑफ ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन MF, तो वो दिखा रहे हैं कि हम लोग रिवेन्यूज, EBITDA, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हर चीज में जो है वो वापस से रिकवरी लाने की कोशिश करिए। जो बीच में 2-3 क्वार्टर में ड्रॉप आया था, रिकवरी की कोशिश करिए, मैनेजमेंट ऐसा बता रहा है। अब देखो ये सारी बातें रहेगी साइड में, अब आ जाओ चार्ट पे, क्योंकि सारी पिक्चर यहां पे क्लियर होगी। तो चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले मंथली चार्ट, जो भी इंफॉर्मेशन है वो समझो। मंथली चार्ट पे अच्छी चीज क्या, पहले तो मैं अपना डिस्क्लोजर जो मैं दे चुका हूं, उसके बाद में एक और चीज जो मैं बताता हूं कि कैपिटल मार्केट स्टॉक अगर 40 से 60% नीचे आते हैं सो वो स्मार्ट इन्वेस्टर उनको एक्यूमुलेशन के लिए देखने लग जाते हैं। ओके, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स का ज्यादातर का कहानी यही है। ये भी देखो 50% आया था, उसके बाद में स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने देखा अच्छी बात। अब वो आगे ट्रेंड बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो आगे की बात है। अगर ध्यान से देखा जाए तो काफी टाइम से साइडवेज है, और पिछले अगर 6 महीने का डाटा देखूं यहां पर 6-7 महीने का, सो ये डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 6-7 महीने का डाटा है जहां पे साइडवेज ट्रेंड में नजर आता है। अनदर चीज जिसमें आपको एक बड़ा रेजिस्टेंस ये दिखेगा जो डेली वीकली पे है, और 4 महीने से तो आपको साफ नजर आ रहा है कि ये इस जोन में है। अब मार्केट में
हमारा फरवरी मंथ अभी चल रहा है और फरवरी में न्यूज आ चुकी है एसटीटी वाली कि फ्यूचर एंड ऑप्शन पे एसटीटी बढ़ा दिया है। मार्केट ने उसको पूरा फैक्टर्ड इन कर लिया है। उसके बाद में अगर मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई को काटता है, दिस इज द प्रीवियस स्विंग हाई जोन, इसको काटता है और इसको ब्रेक करता है, तो समझो कि मार्केट ने उसको फैक्टर्ड इन किया है, वो कुछ आगे की चीजें देख रहा है। और यहां पर जो है न्यू स्विंग एंड मोमेंटम प्लेयर्स जो है वो आ जाते हैं, वो यहां पे इसमें मोमेंटम बनाने की कोशिश करते हैं। सो दैट मीन्स कोई भी मंथली चार्ट को देखकर अगर स्विंग एंड मोमेंटम का डिसीजन ले रहा होगा तो वो इस जोन का वेट कर रहा है, यानी कि न्यू स्विंग एंड मोमेंटम इसके ऊपर आएंगे। नाउ व्हाट अबाउट वीकली चार्ट, इसको देखना। वीकली ट्रेंड क्या है भाई, ट्रेंड तो साइडवेज है। अब यहां पर देखो तो लास्ट टाइम इसके ऊपर प्राइस के ऊपर ट्रेड हुई थी 30 जून 2025 में। सो कितने महीने हो गए, लगभग 7 महीने हो चुके हैं। ये एक 7 महीने का कंसोलिडेशन है, 7 मंथ्स कंसोलिडेशन जोन। ओके, 7 मंथ्स कंसोलिडेशन। अब इतना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बीच में एसटीटी वाला जो काम है वो पूरा हो चुका है, बढ़िया बात है। उसके बाद में अगर आप किसी 7 मंथ के बड़े कंसोलिडेशन जोन को काट रहे हो तो आपको क्या लगता है वहां पे स्विंग और मोमेंटम बनने की संभावना है या नहीं है, आप मुझे जरूर बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो वहां पे संभावनाएं बनती है और लोग जो भी बुल्स हैं, क्वालिटी बुल्स, उसको इसके ऊपर रिव्यू करके जरूर देखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, मैं ध्यान रखिए स्विंग एंड मोमेंटम यूज कर रहा हूं और कोई वर्ड नहीं। स्विंग एंड मोमेंटम वॉच लिस्ट में जरूर आ जाता है। नाउ अब वीकली चार्ट पे भी ट्रेंड क्या है, साइडवेज है एंड रेडी फॉर द ब्रेकआउट। यहां पे चलते हैं डेली चार्ट पे, इसको देखो, आप देखें इस पे क्या सीख सकते हैं। सो डेली चार्ट पे ट्रेंड तो साफ दिख रहा है। अनदर चीज, जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस लाइन है उनके भी ऊपर जो है सस्टेन कर रहा है। अब सस्टेन तो पहले भी कर रहा था, लेकिन अच्छी चीज अब की बार क्या होगी कि एक आपको 7 महीने का कंसोलिडेशन मिलेगा एंड इस पे एग्जैक्ट डेट आपको मिलेगी कि कौन सी डेट पे वो इसके नीचे आया था। 4 जुलाई 2025 की वो डेट थी जब उसने इस रेजिस्टेंस जोन को चुना और उसके नीचे ही रहा। सो अब आप 10 फरवरी 11 फरवरी पे चल रहे हो, तो अब देख लो कि कितना समय हो चुका है। इसको काटे, रिव्यू करके जरूर देखना ताकि आपको कुछ समझ में आए। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी है, ये भी नोट कर लेना। सो इसको काटने के बाद रिव्यू करना है, तब तक हमारा कोई व्यू नहीं है। क्लियर हो गया इतना। अनदर चीज, इसको काटने के बाद में ऊपर के लिए कौन से रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होंगे उसको यहां पे समझो। यहां चलते हैं, दिस इज द रेजिस्टेंस जोन जिसका हम ध्यान रख सकते हैं, जो एक मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है। अगर आप पीछे भी देखोगे, चलिए मैं इनको हटाता हूं, सी दिस वन। अगर आप पीछे भी देखो, वीकली पे कन्वर्ट करते हैं, देखो ये वाला पीछे भी अगर ऐसे ही कंसोलिडेशन को देखोगे तो देखो एक कंसोलिडेशन यहां पर हुआ था पीछे, हालांकि वो बहुत छोटा था, उसके बाद भी एक स्विंग और मोमेंटम बना। ऐसा ही कंसोलिडेशन बीच में पीछे यहां भी हुआ था, उसके बाद भी देखो एक स्विंग और मोमेंटम यहां पे बना था। अभी भी एक ऐसा ही कंसोलिडेशन जोन है, तो अगर होता है तो अब की बार आपको क्या लगता है ये स्विंग और मोमेंटम कंटिन्यू होगा क्या, जिसमें 2 रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। और तीसरा बड़ा रेजिस्टेंस तो ये आपके सामने ही है। सो 1 2 3 3 बड़े रेजिस्टेंसेस हैं जो इस पॉइंट के ऊपर रिव्यू के लिए आ जाएंगे और हम उसका ध्यान रख सकते हैं अपनी लर्निंग के लिए, अपनी नॉलेज के लिए। सो इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलो वापस डेली चार्ट पे, वापस डेली पे कुछ बात करते हैं, यहां पर आते हैं। सो अब ये किस किस के काम का हुआ, देखो इस वीडियो से क्या क्या हमें चीजें मिली है वो समझो। मान के चलो कोई स्मार्ट प्लेयर है, वो ऑलरेडी एंजल 1 को लेके बैठा है, एंजल 1 ऑलरेडी उसके पास है, स्मार्ट प्लेयर है, ओके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो क्या वो अभी बेचेगा? आंसर इज नो। मतलब वहां पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, तो वो सेल नहीं कर रहा। हमें ऐसा सोचना है कि स्मार्ट लोग क्या कर रहे होंगे, या हमसे जो समझदार है वो क्या कर रहे हैं, जो बुल बेयर है वो क्या कर रहे हैं, तो वो नहीं बेचेगा। अब आते हैं दूसरे पर्सन पे, क्या यहां पर नए बुल्स आएंगे? भाई एक तो पुराने बुल्स का देख लिया, उन्होंने बेचा नहीं, क्या नए बुल्स बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। वो आ सकते हैं क्या? यस आ सकते हैं। कब? इस पॉइंट के ऊपर। तो इसके ऊपर फिर हमें चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप बताओ। क्लियर हो गया इतना? दैट मीन्स इस पॉइंट के ऊपर ही सारे डिसीजन होंगे। अच्छा, उसके बाद में इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा वो देखना है अपने को। तो यहां पर मैं आपको एक लाइन लगा देता हूं, दिस वन विल प्ले एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ओके, सो दिस इज द रेजिस्टेंस जोन अप्रोक्सीमेट एंड दिस विल बी द सपोर्ट जोन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर 7 महीने का कंसोलिडेशन है, तो मेरे कौन कौन से सेटअप लग रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके लिए मेरी वेबसाइट पे चलते हैं। आइए यहां पर सबसे पहले मेरी वेबसाइट दिखाता हूं। तो यहां पर हमने वेबसाइट खोली, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। वेव एनालिसिस टोटल लर्निंग प्रोग्राम जो अब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, जिसके डाउट सॉल्विंग सेशन फरवरी लास्ट में अरेंज होने जा रहे हैं, जिन्होंने भी फुल ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया है। आप फुल ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं ले रहे हैं, आप कंप्लीट नहीं सीखना चाहते, आप खाली स्ट्रेटेजी देखना चाहते हैं, तो वो समझो। अभी देखो मैंने इसको टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है, तो अगर आप खाली स्ट्रेटेजी देखना चाहते हैं तो समझो। क्या यहां पर कौन कौन से सेटअप लग सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। देखो यहां पे ये वाला लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, इसके चांसेस है, अभी हुआ नहीं है, सुपर ट्रेंड की तैयारियां हैं, वो लग सकता है, अभी वो नहीं है बट बनना शुरू हो चुका है।
उसके बाद में और कौन कौन सा सेटअप है? क्या ये बन सकता है कप एंड हैंडल? बिल्कुल, इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। ये भी बन सकता है, अभी बना नहीं है। तो ये 2 सेटअप तो यहां बन सकते हैं, अभी बने नहीं है। तो बन कौन से चुके हैं वो समझो। बन चुका है एक तो ये कंसोलिडेशन वाला, दिस सेटअप। ओके, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं ताकि आपको इजीली दिखे। ये रहा, ये सेटअप एकदम रेडी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप है अभी के लिए, अगर आप देखना चाहें। और कौन सा सेटअप लग सकता है? दिस सेटअप इज ऑल्सो पॉसिबल ऑन द एंजल वन चार्ट। मतलब कि मुझे कितने सेटअप नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4, ये 4 सेटअप अप्लाई होने की संभावना है। इसके अलावा ये सेटअप भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे जब आप पढ़ेंगे इनको तो समझ में आएगा। अब इनमें से मैं कौन सा आपको बोलूंगा जो आपको अभी देखना चाहिए अगर आप एंजल वन को देखना चाहते हैं? तो दिस वन, ये वाला आपको अभी के अभी इसको देखना चाहिए। देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस सेटअप की बात कर रहा हूं। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा हो तो पूरा प्रोग्राम ज्वाइन करिए और डाउट सॉल्विंग में आ जाइए। देखते हैं आप कौन सा लेते हैं, कौन सा नहीं, आपके ऊपर है। बाकी मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अब तो मैं वो भी बता रहा हूं कि कौन सा सेटअप लग रहा है ताकि आप सीख पाओ, बिकॉज अब मैंने सब कुछ पब्लिक कर रखा है। जितना सीखेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। बाकी देखते हैं कि आपकी तरफ से क्या सपोर्ट रहता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पे है, वहां संपर्क कर सकते हैं। और हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो वेबसाइट पे देख सकते हैं, या फिर हमारे जो रजिस्टर्ड नंबर आपके सामने चल रहे हैं व्हाट्सएप के, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।